राधे राधे। आज से कान्हा हम सबके कान्हा चैनल पे एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है सीओस फर्स्ट वाइफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखाएं और इसके जो एपिसोड्स हैं उनको उनका लुत्फ उठाएं। पहला एपिसोड, मुसीबत में वान्या। मुंबई, अग्रवाल हाउस। एक लड़की किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथों और पीठ पर लगी चोटों के निशान से पता चल रहा था कि उसे कितना मारा गया है। वह दर्द से कराह रही थी, फिर भी काम करने में लगी हुई थी। ओ महारानी, कितने घंटे लगाओगी जरा सा बर्तन साफ करने में? जल्दी जल्दी काम हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी काम करो। करने को थोड़ा सा है, थोड़े तेज हाथ चलाओगी तो घिस नहीं जाओगी तुम्हारे ये मुलायम हाथ। एक औरत की तीखी आवाज उस लड़की के कानों में पड़ी। जी मॉम, बस हो गया, बस हो ही रहा है, उस लड़की ने सहमते हुए कहा। वह औरत लड़की के पास आकर पीछे से उसके बालों को पकड़ते हुए बोली, सुनने में आया है तुमने अपने डैड से मेरी शिकायत कर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उस औरत ने बहुत जोर से लड़की के बाल पकड़े हुए थे जिससे उसे तेज दर्द होने लगा। मॉम प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है और मैंने डैड से आपकी कोई शिकायत नहीं की है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बदतमीज़ लड़की, अब मुझसे जवान लड़ाएगी? यह कहकर वह एक जोर से उसके बालों को पकड़ लेती है। इतने में ही वहाँ एक दूसरा लड़की आ जाती है। वह उस औरत से लड़की का बाल छुड़ाते हुए बोली, मॉम क्या कर रही हैं आप? दी ने कहा ना कि उन्होंने डैड से आपसे कोई शिकायत नहीं की है ना, तो फिर आप जबरदस्ती की कहानियां क्यों बना रही हैं? वह औरत बोली, जीविका तुम इन सब से दूरी रहो तो अच्छा है, ये मेरे और वन्या के बीच का मामला है। जीविका ने अपनी मॉम की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और वन्या की तरफ देखते हुए बोली, दी आप अपने कमरे में जाओ, मैं ये सब कर लूँगी। जीविका की बात सुनकर वन्या अपने कमरे में चली गई। वह औरत जो कि वन्या की सौतेली माँ थी दांत पीसते हुए रह गई। तो वह नज़ारा है अग्रवाल हाउस का। जो लड़की अपनी सौतेली मॉम का जुल्म सह रही थी वो वान्या है, जिसकी उम्र 24 साल। काली गहरी खूबसूरत झीली सी आंखें, खूबसूरत चांद सा चेहरा, उस पतले चेहरे पर गुलाब की पंखुड़ियों से पतले गुलाबी होठ, कमर तक लंबे काले बाल, दिखने के साथ उसका दिल भी काफ़ी खूबसूरत। वन्या की मॉम की डेथ तभी हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। वन्या के डैड मिस्टर जितेश अग्रवाल ने दूसरी शादी कर ली ताकि वन्या को उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। पर मंदिरा ने शादी करने के बाद वन्या की तकलीफें कम होने के बजाय बढ़ा ही रखी थी। वन्या की सौतेली माँ मंदिरा वन्या को तंग करने में एक मौका नहीं छोड़ती थी। वह उसके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करती थी और जितेश जी के सामने ऐसा दिखाती कि वह वन्या को कितने अच्छे से ख्याल रखती है। मंदिरा वन्या के बारे में जितेश जी को तरह तरह की बातें बताती थी जो कि उसकी बनाई कहानियों से बढ़कर कुछ नहीं थी। वह उनके कान भरने का काम करती थी। वह जितेश जी को बता चुकी थी कि वन्या का बहुत ही से लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। इसके लिए जितेश जी ने बात की सच्चाई तक पहुंचने बिना ही वन्या के गालों में जोर सा थप्पड़ जड़ दिया। वे पूरी तरह मंदिरा के बस में हो चुके थे। वहीं वन्या की सौतेली बहन जीविका वैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका और वन्या का रिश्ता सगी बहनों की तरह था। जीविका को यह समझ में नहीं आता था कि उसकी मॉम वन्या के साथ ऐसा क्यों बिहेव करती है। जबकि मंदिरा उसे टॉर्चर करने की कोशिश करती तो जीविका उसे उस टॉर्चर से बचाने का काम करती थी। जीविका का बहुत तकलीफ होती थी ये देखकर कि जितेश जी खुद वन्या के डैड होते हुए भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। वन्या अपने कमरे में गई। एक बार अपनी माँ की फोटो को देखते हुए उसके आंखों से आंसू आ गए। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता है डैड और उनकी दूसरी बीवी मिलकर मुझे कितना टॉर्चर करते हैं। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, पर अब बहुत हुआ माँ, मैं ये तकलीफें और नहीं सहूँगी। वक्त आ गया है कि मैं इन सब से आज़ाद हो जाऊँ। ये कहते हुए वह अपनी फ्रेंड दृष्टि को कॉल करती है।
दृष्टि, मैं आ रही हूँ। फिर वह चुपके से अग्रवाल हाउस से निकलकर दृष्टि के अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। दृष्टि उसका वेट कर रही होती है। वन्या अंदर आकर अपना लगेज साइड में रखकर सोफे पर बैठ जाती है। वह दृष्टि के लटके हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि, अपनी बुझी हुई आवाज में बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तू मुझसे दूर जा रही है, पर सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं तुमसे जाने से रोक भी नहीं सकती। वन्या दृष्टि के गालों पर हाथ रखते हुए बोली, दृष्टि, तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर जा रही हूँ। डोंट वरी यार, एक बार सब कुछ सेटल हो जाएगा तो मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। उसने कॉल पर बताया था ना कि आज आरुष का बर्थडे है और उसमें तुझे चलना है। उसने स्पेशली तेरे नाम लेकर तुझे इनवाइट किया है। अगर तू नहीं गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये आरुष भी ना, पर दृष्टि इस बार में नहीं चाहती थी कि कोई भी गड़बड़ हो। अगली बार तुझे पता है ना, मैंने भागने की कोशिश की थी और पकड़ी गई थी। मुझे कितना पनिश किया करते था। प्लीज़ यार, अब मुझे उस पनिशमेंट को झेलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। वन्या ने कहा। शब्दों में उसका दर्द, उसकी तकलीफें साफ साफ झलक रही थी। दृष्टि को यह सुनकर बहुत बुरा लग गया था। वह वन्या के गालों को अपने हाथों में लेकर बोली, वन्या, तुझे ऐसे देखकर मुझे जितेश अंकल पर बहुत गुस्सा आता है। तू उनकी बेटी है यार, और मिसेस मंद्रा से पहले तू उनकी ज़िंदगी में आई है। पता नहीं क्यों उन्हें ये बात समझ नहीं आती। वन्या, हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, इसके लिए डैड को खुद अपनी आंखों का पर्दा हटाना और समझना पड़ेगा। पर फिलहाल मैं तेरी बात मानकर पार्टी में जा रही हूँ। मुझे सही सलामत वहाँ से लाने की जिम्मेदारी तेरी है। दृष्टि, अच्छा बाबा ठीक है, अब तू रेडी हो जा, फिर हम पार्टी में चलेंगे। दोनों पार्टी के लिए रेडी हो गए। आज उनके एक कॉलेज फ्रेंड आरुष का बर्थडे पार्टी था जिसमें वे इनवाइटेड थे। दृष्टि एक कंपनी में जॉब करती थी और वन्या उसके लिए जॉब की तलाश कर रही थी। उसके एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था और उसे पूरा यकीन था कि वह सिलेक्ट हो जाएगी। इसी उम्मीद से वह अपने घर को छोड़कर उस शहर से शिफ्ट होने चली थी। थोड़ी देर में दोनों पार्टी के लिए निकल गए। ये पार्टी एक बार में होने वाली थी। वन्या का प्लान था कि पार्टी अटेंड करने के बाद वह तुरंत ट्रेन पकड़कर वहां से दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ एक विला में 4 लड़के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम कबीर था, जो कॉलेज टाइम में वन्या और दृष्टि का कॉलेज मेट भी था। कबीर, वन्या ने मुझे सबके सामने डंप करके ठीक नहीं किया। उसे उसके लिए की सजा मिलेगी और आज ही मिलेगी। तुषार, पर कैसे ब्रो? हमें तो ये भी नहीं पता कि वन्या अभी कहाँ होगी। कबीर अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेते हुए बोला, डोंट वरी, वो आज आरुष के बर्थडे पार्टी में आने वाली है। वहीं पे हम उसके सारा हिसाब चुकता करेंगे। फिर जय की तरफ देखकर एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जय, ये ले लेना, आज रात ये हमारे बहुत काम आने वाला है। कबीर ने इतना कहते ही सभी के शैतानी हंसते हुए बोले, आयुष, आखिर करना, वो लड़की हमें मिल ही गई। अब बस आज रात को उसे अपनी सारी तमन्ना पूरी करनी है। कबीर, चाहे कुछ भी हो जाए, आज हमें उसे नहीं छोड़ेंगे। उसे भी तो पता चले कबीर खन्ना से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। ये कहते हुए वे अपनी कार में बैठकर बार की तरफ निकल गए। वन्या और दृष्टि भी बार के पहुंचे। केक कटिंग करके आरुष का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। फिर सभी अपना अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगे। वन्या तो ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए वह एक तरफ आराम से बैठी थी। दृष्टि भी बस सॉफ्ट ड्रिंक ही ले रही थी। तभी एक वेटर आया और वन्या को सॉफ्ट ड्रिंक देने लगा। वन्या ने उसे मना किया, ये कहकर कि वे ड्रिंक नहीं करती, पर वेटर ने यह कहकर कि वह ड्रिंक दे, बस एक सॉफ्ट ड्रिंक है। बेशक ये कबीर ने उस वेटर को पैसे का लालच देकर भिजवाया था। उस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर वह वन्या को मदहोश की हालत में करना चाहते थे ताकि उसका काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ उसी बार में एक प्राइवेट एरिया में एक लंबा चौड़ा और हैंडसम आदमी
वाइन पी रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है। वह आदमी और कोई नहीं, मुंबई का एक फेमस बिजनेसमैन यक्षित राय था। यक्षित राय सिंघानिया, जो कि सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का भी एक जाना माना नाम था। उसका नाम ही काफ़ी था लोगों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए। इतना गुस्सैल और एरोगेंट होने के बावजूद लड़कियां उस पर मरती थीं। एक हैंडसम था, ऐसा हैंडसम कि देखने वाले उसे उसके चार्म को खो जाएं। गहरी काली आंखें, उस पर घनी घनी सी पलकें, परफेक्ट जॉलाइन और चेहरे के बाकी फीचर्स भी कमाल के थे। लंबी नाक और पतली गुलाबी होठ, जिस पर शायद ही किसी ने मुस्कान देखी हो। पर दरअसल कल उसकी शादी मुंबई की एक मशहूर एक्ट्रेस और उसकी कॉलेज फ्रेंड अवनी खुराना से होने वाली थी। पर शादी के एक दिन पहले, यानी आज ही के दिन, उसे अवनी के उससे शादी करने की असली मकसद के बारे में पता चला था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अवनी जैसी भोली भाली सी शक्ल वाली लड़की ऐसी निकलेगी। यक्षित तो उसकी जान ही लेने वाला था, पर उसके मॉम डैड यक्षित के सामने गिड़गड़ा कर अवनी की जान की भीख मांगने लगे। इसलिए यक्षित ने उसे छोड़ दिया। पर उनके मॉम डैड ने सामने शर्त रखी कि उसे पता नहीं चलनी चाहिए कि उसके धोखे के बारे में यक्षित को पता चल गया है, क्योंकि वह खुद सबके सामने उसे एक्सपोज करना चाहते थे। दूसरी तरफ वन्या को अब धीरे धीरे ड्रग्स का नशा चढ़ने लगा। उसका सिर चकराने लगा। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दृष्टि सबके साथ डांस करने में बिजी थी। तभी भीड़ का फायदा उठाकर कबीर और उसके दोस्त वन्या को लेकर एक कमरे में आ गए। अब तक वन्या की हालत भी ठीक खराब नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ड्रग्स की ज़्यादा मात्रा ड्रिंक में नहीं मिलाया था, ताकि वो जो भी उनके साथ करे वन्या को सब पता हो। जय ने उस जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वन्या को बेड पर पटक दिया। वन्या आंखें मलते हुए सामने देखती है तो कबीर उसे खड़ा मिलता है। उसे देखकर वन्या की भौहें तन जाती हैं और वो गुस्से से बोली, लगता है मेरे रिजेक्शन से तुम्हारा पेट नहीं भरा, इसलिए मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुषार उसकी तरफ बढ़ते ही वाला है कि कबीर हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। कबीर शाती स्माइल करते हुए बोला, बस तुम्हारे इसी गुरूर को आज मैं तोड़ने चाहता हूँ। यह कहकर वह वन्या की तरफ बढ़ने लगा। वन्या उसका इंटेंशन समझते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर कबीर के चुंगल से भाग पाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। वह उसे कमर से कसकर पकड़ते हुए वापस से बेड पर फेंकते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं बेबी, आज तो तुम्हें हम सबको सेटिस्फाई करना है। अपना काम किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इतना सुनकर वन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे वन्या की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कबीर जय तुषार को उसे पकड़ने के लिए कहा। दोनों कबीर और का इशारा पाते हुए मजबूत हाथों से वन्या के मुलायम हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं। कबीर तुषार की तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ पर जो भी होगा तो उसकी एक वीडियो बना लेना। तुषार अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। कबीर अपने गंदे इंटेंशन के साथ वन्या की तरफ बढ़ता है। वन्या अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गड़ाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी, पर उन दरिंदों पर जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कबीर ने उसके टॉप के बाजुओं को फाड़ दिया और उसके कपड़े उतारने लगा। वन्या एक बार फिर चीखने लगी, कोई है? प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़। सो यू आर लिसनिंग एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड 2, यक्षित राय सिंघानिया। तुषार अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। कबीर अपने गंदे इंटेंशन के साथ वन्या की तरफ बढ़ता है। वन्या अभी भी अपनी आंखों में आंसू लेकर गिड़गड़ाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए कह रही थी, पर उन दरिंदों ने जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। कबीर ने उसके टॉप के बाजुओं को फाड़ दिया और उसके कपड़े उतारने लगा। वन्या एक बार चीखने लगी, कोई है? प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़। अब आगे इससे पहले कि कबीर अपने गंदों हाथों से वन्या को छू पाता, तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी खड़ा है। कबीर जो ये इंटरप्शन बिल्कुल पसंद नहीं कर पाता और गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? दिखाई नहीं देता? हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं।
बेहतर होगा तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना हाँ तुम समझ जाओगे कि कबीर खन्ना क्या चीज़ है। वन्या मदद के लिए फिर से गुहार लगाने लगी। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सामने से एक लड़का कड़क आवाज़ आती है। सॉरी बॉस, मैं गलत टाइम पर आ गया। यह कहते हुए वह वापस मुड़ जाता है, जिससे कबीर और उसके दोस्तों का फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वन्या की तो जैसे आखिरी उम्मीद ही टूट गई। उसके आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को याद किया। तभी वह लंबा चौड़ा आदमी वापस आकर कबीर को एक जोर से पंच मारता है, जिससे वह एक तरफ गिर जाता है। हाँ, मैं गलत टाइम पर आ गया। इनफैक्ट मुझे और जल्दी आना चाहिए था। ये कहते हुए वो कबीर पर लातों और घूंसों से बारिश कर देता है। वन्या अब तक बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में यक्षित अपनी फाइटिंग स्किल से उन सबको ढेर कर देता है। फिर वन्या को अपनी गोद में उठाकर बाहर अपने कार में आ जाता है। उसकी हालत देखकर और अभी अभी जो हुआ उसे देखकर यक्षित के डिसाइड किया कि वह उसे वहां से नहीं छोड़ेगा। यक्षित ने कार को अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाने लगा। कार में बैठकर वह अपने बाहों में झूलती वन्या के चेहरे को अपने भावहीन चेहरे के साथ देखने लगा। वह बहुत ही मासूम और खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे को निहारते यक्षित की आंखें उसके हाथों पर लगे चोटों पर चली गई, जिसे देखते कर ही पता चल रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा। थोड़ी ही देर में उसकी कार यक्षित के फार्म हाउस में पहुंच चुकी थी। उसने पहले ही ऑर्डर दे दिया था वहां 2 रूम रेडी करने के लिए। वहां पहुंचकर वह वन्या को अपनी बाहों में उठाकर अंदर चला गया। वन्या डर के मारे बेहोशी में ही यक्षित की शर्ट को कसकर पकड़े हुए ही थी। यक्षित ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपनी शर्ट छुड़वाई, फिर उसे आहिस्ता से बेड पर लेटा दिया। एक फीमेल सर्वेंट ने कहकर उसके कपड़े चेंज करने के लिए बोल दिया। वह बाहर चला गया। उसने एक लेडी डॉक्टर को पहले ही कॉल कर दिया था। थोड़ी देर में उसकी सर्वेंट उसे अंदर बुलाने लगी। यक्षित ने देखा कि उसकी टॉप की चेन खुली हुई है। सर, इनके हाथों और पीठ पर चोट के निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें बहुत टॉर्चर किया है। यक्षित उसके करीब जाकर उसकी चोटों को ध्यान से देखने लगा। उसकी गहरी पीठ पर लाल हो चुके चोट के निशान अभी भी ताज़ा लग रहे थे। तब तक डॉक्टर भी आ चुकी थी। उन्होंने वन्या को चेक किया, उसके चोटों को भी अभी अच्छी तरह से एग्जामिन किया। फिर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये डर की वजह से बेहोश हो गई हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी वीक है। इनके साथ बहुत मारपीट की गई है और प्रॉपर मील नहीं लेने की वजह से इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स और डाइट चार्ट दे दूंगी। अगले से फॉलो करने के बाद ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने यक्षित को एक मेडिसिन की पर्ची दे दी और वहाँ से चली गई। फीमेल सर्वेंट ने वन्या के टॉप की जिप को बंद कर दी। यक्षित ने ऑर्डर देते हुए कहा, जब ये होश आ जाए तो खाना खिला देना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। फिर यक्षित अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद यक्षित के कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। वही फैमिली सर्वेंट थी जो वन्या का ध्यान रख रही थी। यक्षित ने दरवाज़ा खोला। सर, उन्हें होश आ गया है पर खाना खाने से मना कर रही हैं। यक्षित वन्या के रूम की तरफ चला गया। उसे देखकर वन्या को थोड़ी राहत महसूस हुई, वरना उसे तो लग रहा था कि वहाँ कोई आ गई है, क्योंकि यक्षित अब उसे कबीर और उसके दोस्तों से बचा रहा था। तब वह बेहोश हो गई थी। यक्षित ने अपने भावीन चेहरे के साथ वन्या को देखा और फिर फैमिली सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। वन्या उसे देखकर पहचान गई कि उसी ने उसे उन हैवानों से बचाया था। वह यक्षित से कुछ कहने के लिए हुई, पर यक्षित ने उसे पहले ही रोक दिया। पहले तुम खाना खाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे, यक्षित ने अपनी सर्द आवाज़ में कहा। वन्या उसकी बात मानते हुए डिनर करने लगी। यक्षित उस कमरे की बालकनी में गया और रेलिंग में अपना हाथ टिकाकर कुछ सोचने लगा। फिर उसकी नज़र खाना खाती हुई वन्या की तरफ गई, जो कि किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसे देखकर यक्षित के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसे देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। डिनर फिनिश करने के बाद वन्या ने यक्षित को देखा। यक्षित के ऑर्डर पर एक सर्वेंट आकर उस डिशेस को लेकर बाहर चली गई और टी टेबल को क्लीन कर दिया।
यक्षित वन्या के बगल में बैठ गया। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कौन हैं? ये तो मैं नहीं जानती, पर थैंक यू सो मच मुझे उन दरिंदों से बचाने के लिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यक्षित उसकी तरफ अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, डोंट वरी यक्षित राय सिंघानिया अपनी जिंदगी में कोई भी काम बिना किसी मतलब के नहीं करता। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? अभी तुम ही तो कह रही थी ना कि तुम्हें बचाकर मैंने तुम पर एहसान किया है। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं वह एक हैवान से बचकर दूसरे हैवान के पास तो नहीं आ गई। तो अब तुम्हारी बारी है मेरे इस एहसान की कीमत चुकाने की। अब वन्या को डर लगने लगा, क्योंकि यक्षित डायरेक्टली उसे उसके एहसान की कीमत चुकाने के लिए कह रहा था। वह डरते हुए बोली, क्या करना होगा मुझे? यक्षित सर्द आवाज में बोला, मुझसे शादी करनी होगी। इतना सुनते ही वन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस इंसान से वह जानती तक नहीं, इनफैक्ट आज से पहले कभी मिली भी नहीं, उससे अचानक से शादी कैसे कर ले। पर मैं तो आपको जानती तक नहीं, ना ही आप मुझे जानते हैं, तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें सीधे तरीके से बात समझ नहीं आती, तो यक्षित राज सिंघानिया को जबरदस्ती करनी भी आती है। वन्या तो यक्षित की बातों को सुनती ही रह जाती है। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वह मन ही मन बोली, आधी रात को वो यहाँ से निकल जाएगी और ट्रेन पकड़कर सीधी सिटी के लिए निकल जाएगी, जहाँ उसके जॉब इंटरव्यू दिया था। यक्षित ने उसके दिमाग को पढ़ लिया और उसकी तरफ अपनी घूरती आंखों को देखते हुए बोला, भागने के बारे में सोचना ही मत। मुझसे इतनी आसानी से भाग पाना आसान नहीं, इसलिए चुपचाप मैं जैसे कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करोगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। कल तुम ब्राइड की तरह रेडी रहोगी और हम कल ही शायद करेंगे। वन्या तो यक्षित की बातों को सुनती ही रह गई, पर उसने भी ठान रखा था कि वह किसी भी कीमत पर शादी तो नहीं करेगी, क्योंकि उसे यहाँ से दूर जाना था ताकि वह एक सुकून की जिंदगी जी पाए। यक्षित उसके कमरे के बाहर आ गया और उसके सर्वेंट को वन्या का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ ही अपने बॉडीगार्ड्स को भी यह चेता दिया कि फार्म हाउस की सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। वन्या की शक्ल देखकर वह समझ चुका था कि वह भागने की कोशिश जरूर करेगी। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद दृष्टि पागलों की तरह वन्या को ढूंढने लगी, पर वह उसे कहीं भी नहीं मिली। उसे अब अफसोस हो रहा था कि क्यों उसे वन्या को एक पल के लिए भी अपने पास से दूर किया। वह जानती थी कि उस पर खतरा मंडरा रहा था। उसने बार के कोने कोने को छान मारा, वन्या उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने उसका फ़ोन भी ट्राई किया, पर उसका फ़ोन तो कबीर और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया था, इसलिए वो भी स्विच ऑफ हो गया था। आखिरकार थक हार कर वह वापस अपने अपार्टमेंट आ गई। दूसरी तरफ जीविका को भी वन्या की बहुत टेंशन हो रही थी। उसे उसकी और भी टेंशन होती अगर वह उसका मैसेज नहीं पढ़ती, जिसमें वन्या ने लिखा था, अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। जीविका को तकलीफ भी हो रही थी कि अब वन्या उसके साथ नहीं रह पाएगी, और इस बात की खुशी भी हो रही थी कि अब उसे अपनी मॉम और डैड के टॉर्चर नहीं सहने पड़ेंगे। आधी रात को जैसे ही वन्या ने सोच रखा था वह वहाँ से भाग जाएगी, उसने पूरी तैयारी कर ली। उसने पास ज़्यादा सामान नहीं था, इनफैक्ट कुछ सामान ही नहीं था, क्योंकि कल रात वह बार में ही अपना लगेज भूल आई थी और उसका फ़ोन कबीर और उसके दोस्तों ने पहले ही उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था। इसलिए वह खाली हाथ ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। उसे पता था कि दरवाजे से बाहर निकलकर बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वह खिड़की के रास्ते को देखने लगी। पर जैसे ही उसने वहाँ से नीचे झांका, यक्षित के बॉडीगार्ड यमराज की तरह खड़े मिले। इतना टाइट सिक्योरिटी देखकर तो वह वन्या के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे निकले, क्योंकि फार्म हाउस के चारों तरफ ही सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। यक्षित अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वन्या को उसके आगे गिव अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि यक्षित के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ पाना अच्छों के बस में नहीं था। यहाँ तो फिर भी वो मासूम सी कन्या थी, वन्या थी। आखिर में वन्या ने अपने भागने का प्लान ही ड्रॉप कर दिया
और चुपचाप बैठकर आकर लेट गई। वह अब समझ चुकी थी कि उसे यक्षित से शादी करनी ही पड़ेगी। बेड में लेटकर उसकी आंखें गीली हो गईं। उसने सोचा था कि चलो अपने डैड के घर में तो वह चैन से नहीं रह पाई, तो कम से कम अपने हस्बैंड के साथ तो सुकून से रह पाएगी। क्या पता जो प्यार उसे अपने डैड से नहीं मिला वो अपने हस्बैंड से मिल जाए। पर यक्षित कल वन्या से इस सपने को भी तोड़ने वाला था। वह सोचकर कि वन्या की आंखों में आंसू आ गए, वह ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में चली गई और उसे पता ही नहीं चला। टू बी कंटिन्यू। तो यक्षित वन्या से शादी क्यों करना चाहता है? कल सुबह उठकर वन्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। उसे जानने के लिए पढ़े सुने सीओज फर्स्ट वाइफ और बने रहिए इस कहानी में। इफ़ यू ऑल लाइक द स्टोरी देन प्लीज़ गिव लाइक शेयर एंड कमेंट। तो कैसी लगे आपके ये नई स्टोरी की सीरीज़? अभी इसके 2 एपिसोड सी